हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखा था, सीखा था, समझा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो होगी कॉन्सेप्ट की, फिर इसके बाद जो भी करेंगे हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पढ़ाई पूरी अच्छे से करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। जो मेरे को कॉन्सेप्ट शुरू कराना है वो है ऑपरेटिंग साइकिल। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ये होती क्या है ऑपरेटिंग साइकिल? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है। सिंपल सी चीज़ है, आपके पास कैश है, उस कैश का आप क्या करेंगे? कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे। आपने कैश कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया? रॉ मटेरियल परचेज करने में। उस रॉ मटेरियल को जब आप परचेज कर लेंगे तो उस पर चलेगा कुछ दिन काम, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब उस रॉ मटेरियल को खरीदा है कुछ बनाने के लिए, तो इसे हम वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं। जब कुछ दिन काम होता है तो हमारा एक गुड्स तैयार हो जाता है बनकर, एक गुड्स, फाइनल गुड्स जिसे हम कहते हैं, वो तैयार हो जाता है बनकर। फिर उस फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं? सेल कर देते हैं डेटर को। अब जब डेटर को वो सेल हो जाता है तो कुछ दिन के बाद हमारे पास पैसा आता है। तो ये पूरी की पूरी क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। इस साइकिल के अंदर लगता है थोड़ा सा टाइम हर चीज़ में। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास क्या था? कैश। मैंने जैसे ही कैश को परचेज करने के लिए खर्च करा, किसको? रॉ मटेरियल को। तो इस परचेजिंग में मेरा लगभग 2 महीने का समय लग गया खरीदते खरीदते। फिर 2 महीने के बाद जब उस परचेज रॉ मटेरियल पर काम करना शुरू करा तो इस प्रोसेस में 4 महीने का समय लग गया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जब फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ तो इस दौरान 3 महीने का समय लग गया। और फिनिश गुड को जब बेचा गया, सेल करा गया डेटर को, तो इस काम में 4 महीने का समय लग गया। और डेटर को बेचने के बाद जब डेटर से हमारे पास वापस कैश आया तो इस काम में हमें लगभग 3 महीने का समय लग गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? कैश यहाँ से बाहर निकला था और कहीं ना कहीं घूमकर वापस अंदर आ गया, कैश की फॉर्म में आ गया। अब की बार क्या है? ये प्रॉफिट लेकर आया। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं सारे मंथ्स को ऐड कर दूं, 2 4 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 3 13 और 3 16, तो टोटल कितने मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही है? 16 मंथ की। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे आपको समझाने हैं वो ये है कि मेरे को पहले ही बता दिया गया है कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ की है? 16 मंथ की। अब जब मेरे को पता चल गया कि ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ की है और मेरे सामने इस तरीके से कुछ पेमेंट पीरियड वाला कॉलम आ गया, इसका मतलब हो गया करंट लायबिलिटी और इसका मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। अब मेरे को बता रखा है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेरी 16 मंथ की है। मुझे इससे ये पता लगाना है कि मेरा ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है या नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। मुझे मंथ्स गिवन होंगे, इनके ब्याज पे मैं पता लगा लूंगा ये मेरा करंट लायबिलिटी का पार्ट है या नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अब सिंपल सी चीज़ है भाई, मेरे को यहाँ पर बोल दिया 13 मंथ्स और मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 16 महीने की। अब क्या हो रहा है? 16 महीने के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये काउंट होता है मेरा करंट लायबिलिटी में। इसी तरीके से सेम ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की, पेमेंट रिसीव हो रही है 16 महीने में, तो ये भी क्या हो गया? मेरा करंट लायबिलिटी। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की और यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो रही है 9 महीने में। अब बच्चे बोलेंगे करंट लायबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल करंट लायबिलिटी है भाई। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है कि भाई हम जब कैश इन्वेस्ट करते हैं वो घूम फिर कर वापस जब हमारे पास आता है, इसमें 16 महीने का समय लगता है। तो उस चीज़ को अगर आप सोचो कि 16 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 9 महीने में पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी? करंट लायबिलिटी होगी। बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। भले ही मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 16 महीने की है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये पेमेंट मेरी 12 महीने के अंदर अंदर आ रही है, तो ये तब भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है।
अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 20 महीने की है, और या मैं आपको कहता हूं मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और मेरी पेमेंट 11वें महीने में रिसीव हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है? 8 महीने की। पेमेंट रिसीव हो रही है 11वें महीने में, तो आप क्या कहोगे? एज अ कॉन्सेप्ट जो आप चीज समझ रहे हो, आप ये सोचोगे कि भाई ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, बट ऐसा नहीं है। 12 महीने के अंदर अंदर हो रही है, भले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है, लेकिन 11वें महीने में हमें जाकर पेमेंट रिसीव हो रही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो 12 महीने के अंदर अंदर है, तो भी वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो बस सिंपल सी चीज़ है। अब आप इस बात को समझ चुके हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। ये हो गई करंट लायबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 22 मंथ है और ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ की है? 16 महीने की, यानी कि 16 महीने के बाद 22वें महीने में पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, NCL, नॉन करंट लायबिलिटी। ये तो था ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए कराया था। बच्चों इस चीज़ में एक बात और ध्यान रखना, जो करंट लायबिलिटी है सेम इसी तरीके से आपको करंट एसेट को भी मेजर करना है। नॉन करंट लायबिलिटी को नॉन करंट एसेट की तरह, एसेट की फॉर्म में भी मेजर करना है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो ठीक है, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस करंट लायबिलिटी की जगह करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी की जगह नॉन करंट एसेट। अब इसी के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है। यहाँ पर देखो आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताई गई है और यहाँ पर पेमेंट पीरियड बताया गया है। अब ये बोला है पहली कंडीशन में कि भाई 10 महीने की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, 14वें महीने में जाकर आपको क्या हो रही है? पेमेंट रिसीव हो रही है, तो किसका पार्ट हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी का। यहाँ पर क्या है? 15 महीने की मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है और 14वें महीने में जाकर पेमेंट रिसीव हो रही है, नॉन, ये करंट लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर 9 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 10वें महीने में पेमेंट रिसीव हो रही है, ये तो वैसे भी करंट लायबिलिटी हुई क्योंकि 12वें महीने के अंदर ही पेमेंट रिसीव हो रही है। यहाँ पर 5 साल का हमारा क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और 48वें महीने में जाकर आपको क्या रिसीव हो रहा है? आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये भी हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। 3 दिन का आपका क्या है? 3 दिन का क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। 1 महीने में पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। तो इन सारी कंडीशन में बस पहली कंडीशन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की थी, बाकी सारी कंडीशन हमारी करंट लायबिलिटी की थी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 5 ईयर 48 मंथ, 12 पंजे 60, अगर 5 साल का लगाते हो तो 60 महीने बैठते हैं, तो 60 महीने की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, 48वें महीने में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। जब हमने सीख ली ऑपरेटिंग साइकिल, अब इसके बाद बच्चों आपका एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हमने समझी थी बैलेंस शीट, ये सेम इसी तरीके से है। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ये सेकंड पार्ट है शेड्यूल 3 का कंपनी की एक्ट 2013 के तहत, जहां पर आपको क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस भी साल का आप बना रहे हो वो ईयर आप यहां पर डाल देते हो। इसके नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको P&L अकाउंट से रिलेटेड चर्चा करने के बाद। तो जो P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है, आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा जैसे मैंने बैलेंस शीट में बताए थे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पार्टिकुलर्स दे रखा है ऊपर हेडिंग में, फिर है नोट नंबर, फिर है ईयर एंड 31 मार्च 2021, इसे बोलेंगे हम क्लोजिंग, और फिर है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब कहने का ये एक पिछले साल का और एक करंट ईयर है, एक प्रीवियस ईयर है, एक करंट ईयर है, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि कौन से साल में ऐसा हमने क्या काम करा जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम मतलब ये कंपेरेटिव है, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसकी आप रग रग से वाकिफ हो, जिसे आप RFO के नाम से भी बुलाते हो। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा घर का नाम आपको पता है नेट सेल्स, ठीक है। इसके आगे देखो नोट नंबर 1 डला हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अदर इनकम कौन कौन सी अदर इनकम होती है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला दूसरा जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ। मतलब पहला पॉइंट यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट निकाल कर देता है टोटल रिवेन्यू, जिससे हमें पता लगता है हमारा टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो रिवेन्यू से रिलेटेड इसमें 2 ही बातें होती हैं। बात आती है अब एक्सपेंसेस की, जो कि हमारा 4th पॉइंट होता है, ये होता है हमारा मेन हेड। अब इस मेन हेड के लगभग 7 सब हेड हैं, आपको 7 सब हेड लर्न करने हैं भाई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रिवेन्यू, ये तो हमारे 3 पॉइंट स्टार्टिंग के रिवेन्यू से रिलेटेड है, जो कि बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। 4th पॉइंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जिसके अंदर 7 सब हेड आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा लिख लिख कर रटने हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इससे रिलेटेड बात भी मैं आपको बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, बाकी इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं, आपने
चैप्टर में कर रखा है, जब हमने पढ़ा था अकाउंटिंग रेशियो उसके अंदर ये बात आई थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने CMC भी लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसे भी देख लेंगे क्या है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, कैसे चेंजेस हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जो फिनिश गुड है उसके बीच में, वर्क इन प्रोग्रेस है उसके बीच में और स्टॉक इन ट्रेड है उसके बीच में। भाई सिंपल सी चीज़ है, हालांकि इसको मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर आपको चेंज निकालना है इन्वेंट्रीज के बीच का तो आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको चेंज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, जिसे कहते हैं हम EBE यानी कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि पैसे की कॉस्ट, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। आप जब भी कोई भी फाइनेंस को जनरेट करते हो या कहीं से लेते हो या कहीं से उठाते हो, उसको जनरेट करने में आपका जो भी खर्चा होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। एज एग्जाम्पल मान लो आप शेयर इशू कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या देते थे, आपने पढ़ा था कंपनी चैप्टर में अंडर राइटिंग कमीशन, वहाँ अंडर राइटर्स खड़े होते थे कि भाई चलो ठीक है इतने शेयर्स नहीं बिकेंगे तो हम खरीद लेंगे इसको, तो वहाँ पर हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती थी अंडर राइटर्स को। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये एक तरीके का ऐसा एक्सपेंस है, डेप्ट एक्सपेंस है, आपको पता है। अमोर्टाइजेशन इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, भाई मशीनरी में गिरावट आ रही है, हमारी गुडविल में गिरावट आ रही है, हमारे पेटेंट्स में गिरावट आ रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड अमोर्टाइजेशन। और जब हमारी मशीनरी में, लैंड में, बिल्डिंग में, इन सब चीज़ों में गिरावट आती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बच्चों लास्ट एंड सेवंथ पॉइंट है अदर एक्सपेंस। बहुत से ऐसे अदर एक्सपेंस होते हैं जिनको मैं बोर्ड पर आपको पॉइंट्स में लिखवाने वाला हूँ। जब आप इन सातों पॉइंट को ऐड कर देते हो तो आपको निकल कर आता है टोटल एक्सपेंस, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट में इस स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको कुछ नहीं करना, जितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, आपका जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसमें से आपको क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस, टोटल जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं। जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है, बट ये बिफोर टैक्स होगा, नॉट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स को लेस करेंगे। आपको पता ही है, एक गवर्नमेंट का बंदा जो कि आता है कहता है रुको रुको रुको, ये सारा का सारा प्रॉफिट आपका नहीं है, इसमें से आपको कुछ टैक्स भी पे करना है। तो उसमें से आप टैक्स को जब पे कर दोगे तो आपका लास्ट में जो पॉइंट आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसे बोलेंगे हम आफ्टर टैक्स। ये होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि हम टैक्स तो पे कर ही चुके हैं। तो ये था रिव्यू हमारा पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का। अब वापस से बोर्ड की स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहां पर पढ़ेंगे इसके एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर जो दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO, जो कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में सबसे पहला पॉइंट आया था, जिसे मैं किसके नाम से भी याद करने के लिए बोल रहा था आपको, नेट सेल्स। और ये आपने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में भी कई बार देखा था। तो इसमें क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऐसा रेवेन्यू अर्न किया जाए आपकी सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से, ऐसा रेवेन्यू जो अर्न किया जाए सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से, या फिर आप सेल ऑफ स्क्रैप से भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। बट आप ये कहोगे सेल ऑफ स्क्रैप तो सर हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, जिनका रोज डेली का काम होता है कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनाना। अब जब वो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहां से निकलती है वेस्ट, वो उसे कहते हैं हम स्क्रैप। अब वो स्क्रैप होती है डेली बेसिस की, और उस स्क्रैप को हम डेली बेसिस में भी बेच सकते हैं या फिर हम इकट्ठा करके भी बेच सकते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे ऑपरेशन का ही पार्ट होता है। तो इसलिए मैं स्क्रैप ऑफ वैल्यू को यहाँ पर RFO का पार्ट बोल सकता हूं। फिर बच्चों आता है नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। अगर आपको कहीं से कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि कमीशन एक खून पसीने की कमाई होती है। सिंपल सी चीज है, आप देख सकते हो एक डीलर या तो गाड़ी का है या फिर घर का है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद लगभग 1 या 2% कमीशन कमाता है। तो वो उसका क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑपरेशन से जनरेट हो रहा है। उसका काम ही है किसी के घर बिकवाना, उनको खरीदवाना। तो उस काम को करवाने पर जो भी मेहनत लगती है वो वहां से जो भी पैसे कमीशन के तौर पे कमाता है वो उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट हो सकता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट यहां पर। अब यहां पर इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बस इतनी बात पढ़ लो इसमें। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी जस्ट लाइक मुथूट फाइनेंस,
ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया, बाद में देखेंगे इसकी बाद मैंने क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको यहां पर देखना है सेकंड पॉइंट में अदर इनकम। अब अदर इनकम कौन कौन सी अदर इनकम होती है? आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मान लो, ये आपका अदर इनकम का पार्ट है। आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पे, या आपने बोल सकते हैं आपने प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं, आपने इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, तो उसका डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? अदर इनकम का पार्ट हो गया। रेंट रिसीव हो रहा है, ये भी अदर इनकम का पार्ट हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, उसके बेचने पर आपको गेन हो गया। अभी रोज रोज बेचने वाली चीजें थोड़ी होती हैं, ये रेंट रिसीव रोज रोज थोड़ी होता है, महीने में एक बार हो गया, ठीक है। डिविडेंड रिसीव 3-4 महीने में एक बार हो गया, कंपनी का मन करा, उसका प्रॉफिट अच्छा आ गया तो उसने डिविडेंड पे कर दिया। तो ये क्या है? मेरी सारी की सारी ये अदर इनकम में काउंट होती है, इन्हें डेली बेसिस पे नहीं रिसीव करा जा सकता। तो ये सिंपल सी चीज थी। अब ये तो मैंने अदर इनकम का पार्ट बता दिया, बट ये इनकम हमारी RFO भी हो सकती है अगर कंपनी फाइनेंस है तो। अगर कंपनी फाइनेंस है तो, जस्ट लाइक मैंने बताया मुथूट फाइनेंस। अब यहां पर भाई मुथूट फाइनेंस डिविडेंड, या आप कह सकते हो ऐसी कोई कंपनी जिसका काम ही पैसे से रिलेटेड है, पैसा देना या इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद कर रख लेती हैं और उन्हीं से ही वो पैसा कमाती हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव होगा उनका, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट हो गया फाइनेंस कंपनीज के लिए। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट हो गया। और यही सारी चीजें आपकी अदर इनकम का भी पार्ट हो सकती हैं। हो सकती क्या है? होती हैं, बट आपको सिर्फ फाइनेंस कंपनी के केस में इन बातों को ध्यान रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट भी हो सकती है। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको फाइनेंस वर्ड याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप याद आ जाएंगी। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो कि आपने एक्सपेंस में देखा था। ये तो हमारे कौन से पार्ट की बात हुई थी? पहला पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा पॉइंट अदर इनकम, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और फिर फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है? टोटल रिवेन्यू। फिर थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होता था हमारा फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का जो सब ऐड आता है, एक्सपेंसेस क्या है? मेन ऐड। एक्सपेंसेस का जो सब ऐड आता है वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये मटेरियल क्या है? मटेरियल है हमारा रॉ मटेरियल। जब कोई कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है तो ये क्या मतलब, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा इतनी कॉस्ट का मटेरियल कंज्यूम हो चुका है? सिंपल सी चीज है, आपके पास स्टार्टिंग में मान लो 2 डब्बे थे, आपने 5 डब्बे बाद में और परचेज कर लिए, 3, 4, 5, और लास्ट में आपके पास बचे सिर्फ और सिर्फ कितने डब्बे? 2 डब्बे। तो इसका मतलब आपने क्या मतलब किस कॉस्ट के मटेरियल को कंज्यूम करा है? सिंपल सी चीज, आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे। भाई पहले 2 थे, फिर 5 हो गए, टोटल कितने हो गए? 7 में से आपने क्या करा? देखा लास्ट में कितने रह गए? सिर्फ 2 रह गए। क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका? 2। तो आपने कंज्यूम कितने कर लिए? 5 डब्बे आपने कंज्यूम कर लिए। तो ये निकाल कर देता है फॉर्मूला हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितनी कॉस्ट का मटेरियल कंज्यूम करा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों फोर्थ पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। अब एम्प्लॉयज का बेनिफिट कहां कहां होता है? जब उन्हें सैलरी दी जाती है, जब उन्हें वेजेस दिए जाते हैं, जब उनका कंट्रीब्यूशन करा जाता है प्रोविडेंट फंड में, जो आपने सुना होगा PF, यानी कि कंपनी क्या करती है? उनका PF काट के इकट्ठा करती रहती है और उन्हें लास्ट में दे देती है। फिर उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये स्टाफ के वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस होते हैं, ETC। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमने देखे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड खर्चे थे जो कंपनी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा फिफ्थ पॉइंट, जिसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि फाइनेंस को बढ़ाने के लिए की गई कॉस्ट, लगाई गई कॉस्ट, यानी कि ऐसा खर्चा जो फाइनेंस को जनरेट करने के लिए किया गया। अब देखो पैसे की तो हर किसी को जरूरत है। जैसे कि मान लो आपकी कंपनी ने कभी डिबेंचर इशू करे थे, ठीक है, डिबेंचर इशू करे तो सिंपल सी चीज है, जिस पब्लिक ने डिबेंचर खरीदे उन्हें क्या पे करेगी कंपनी? इंटरेस्ट पे करेगी, या तो लोन पे करेगी या डिबेंचर पे करेगी। जहां से पैसा उठाया
या डिबेंचर होल्डर से पैसा उठाया था, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन उठाया था, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, फाइनेंस कॉस्ट है। अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू करते टाइम उन्होंने अंडर राइटर्स को खड़ा कर दिया था, तो क्या हुआ था, उन्हें कमीशन पे करना पड़ा था ना, अंडर राइटिंग कमीशन, तो एक तरीके का क्या हो गया, कंपनी के लिए खर्चा हो गया। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब हम कभी अपने डिबेंचर 100 रुपए की कीमत वाले को 90 रुपए में दे देते हैं तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, और इसकी एंट्री आप कर करके बूढ़े हो चुके हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ऐसा कमीशन जो हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी चीज, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं। फाइनेंस कॉस्ट में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो ये वहां पर सारे यूज होने वाले हैं, मतलब एक एक करके होंगे, एक साथ सारे नहीं होने के। फिर आता है बच्चों अदर एक्सपेंसेस, आपने लास्ट पॉइंट देखा था अभी एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे हम माल खरीद कर ला रहे हैं कंपनी के अंदर, कैरियज इनवर्ड, तो ये खर्चा हो रहा है। हम माल को तैयार करके कंपनी से बाहर लेकर जा रहे हैं, कैरिज आउटवर्ड। ओवरहेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं जो अदर एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ये डेली डेली करने वाले काम नहीं है, कभी कभी होते हैं, इसलिए इनको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है। अब आते हैं इन सारे स्टेटमेंट ऑफ P&L के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट नहीं है। तो ये पार्ट है किसका, यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है बच्चों, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, क्या है, दूसरा कैपिटल कमिटमेंट क्या है, और तीसरा कॉल्स इन एरियर, जिसको आप पढ़कर बूढ़े हो चुके हो, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दोनों, ये दोनों तो तुम्हें पता है, ये दोनों तुम्हारे लिए नया है थोड़ा सा, ये मिलेगा आपको नोट्स टू अकाउंट में देखने के लिए, एक तरीके का नोट होता है ये जो क्वेश्चन, मतलब आप बैलेंस शीट के नीचे देख सकते हो, इसको बहुत आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, सबसे पहले तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब समझ लो आप, इसका मतलब होता है भय कह लो या डर कह लो, ऐसा डर जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया, तो मतलब मन में होता है ना, बहुत सी बार, कई बार डर होता है, आप कर तो रहे हो उस काम को, लेकिन उस काम को करने से आपको डर भी है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी अगेंस्ट कंपनी। भाई ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट था, मैंने गोरा होने की क्रीम बनाई और उसे जैसे ही लोगों ने लगाया, लोग और काले हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो केस कर देंगे मेरे ऊपर, मेरी कंपनी के ऊपर केस कर देंगे, भाई तुमने तो ये कमिटमेंट की थी कि तुम गोरे हो जाओगे इस क्रीम को लगाकर, लेकिन हम तो काले हो गए, अब उस केस को लड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनसे क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। अब वो क्लेम कर रहे हैं, लाओ 1 करोड़ रुपए दो, मेरी स्किन खराब हो गई, 1 करोड़ रुपए दो, तो इसका मेरे को डर है कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी को ये चीज़ रिएक्शन ना कर जाए और उसकी वजह से मेरे को भारी नुकसान भुगतना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। भाई अब क्या होता है, जब हम किसी से बिल रिसीव करते हैं तो अब हमें पैसा चाहिए, जल्दी लेकर जाते हैं सीधा बैंक के पास। अब बैंक से पैसा तो लेकर आ गए, लेकिन हमारे मन में डर रहता है, डर इस चीज़ का रहता है कि जिस बंदे का ये बिल है, जिसने मेरे को दिया था, इसे मैंने देकर बैंक से पैसे तो ले लिए, अब बैंक कहीं उसके पास पैसे लेने के लिए जाएगा लगभग 3 महीने बाद, और उसने अगर मना कर दिया तो बैंक किसका गला दबोचेगा, मेरा। तो ये क्या है, एक तरीके का डर है, तो ये किसका पार्ट है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। नेक्स्ट आता है प्रपोज डिविडेंड, फिर आता है कॉर्पोरेट गारंटी। देखो कॉर्पोरेट गारंटी आपको बहुत अच्छे से समझना है, गारंटी यहाँ पर कैसे हो गई, मान लो ये मैं हूँ और मान लो ये आप हो, ये मैं हूँ और ये आप हो, और ये है हमारा बैंक। अब सिंपल सी चीज़ है, मेरे को चाहिए बैंक से 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अब बैंक क्या कह रहा है कि कोई ऐसी गारंटी लेकर आओ जिसके कहने पर मैं तुम्हें पैसा दे सकूं। अब मैं आपको पकड़ कर ले जाता हूं और खड़ा कर देता हूं बैंक में ले जाकर, और कहता हूं कि बैंक देखो ये मेरी गारंटी लेगा और ये बोलने आया है कि हाँ अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आप इससे पैसे ले लेना, ठीक है। आप चौड़ में बोलकर तो आ गए, लेकिन घर पर आकर डर रहे हो। क्या डर रहे हो, अब जब तक डर लगता रहेगा आपको, जब तक वो लोन खत्म नहीं हो जाता बैंक का, तो वो भी क्या होगी, एक तरीके से कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पार्ट हो गई। आपके मन में डर ये रहेगा कि सर ने अगर पैसे नहीं दिए तो क्या करेगा, बैंक हमें उठा कर ले जाएगा। तो ठीक है, सिंपल है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। अब बच्चों इतना ही सिंपल ये पॉइंट भी है, कैपिटल कमिटमेंट, ये भी हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, नोट्स टू अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड या एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड। अब देखो एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए,
ये रिसीव हो गए। फिर अलॉटमेंट पे 2 रुपये रिसीव हो गए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये रिसीव हो गए, ये रिसीव्ड वाला पार्ट है। अभी कितने रुपए रह गए? 3 रुपये रह गए। तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिटल की कमिटमेंट होती है कि हाँ ये अनकॉल्ड वैल्यू है, लेकिन जब कंपनी मांगेगी मैं इसको पे कर दूंगा। तो यहाँ पर कमिटमेंट हो गई। यहाँ पब्लिक क्या कह रही है, कंपनी मांगे तो सही, हम उसे पे कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा जाता है कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट का पार्ट। फिर आता है बच्चों एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लो आप गए अपनी नानी के घर, अब नानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, वो क्या करेंगी, जैसे ही तुम 1 साल में नानी के घर गए तो नानी ने तुम्हें क्या करा, विदाई में 2000 दे दिए। फिर तुम नानी के घर गए, नानी ने फिर विदाई में 2000 दे दिए, यानी कि अगले साल। फिर तुम नानी के यहाँ गए तो क्या हुआ, नानी ने फिर 2000 रुपये दे दिए विदाई में। तो क्या होता था, हर बार तुम्हें 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे, क्योंकि नानी बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ, तुम नालायक 2 साल तक नानी के घर नहीं गए, 2 साल तक नानी के घर नहीं गए। तो नानी ने क्या करा, इस साल के 2000 रुपये, इस साल के 2000 रुपये और इस साल के 2000 रुपये। जब आप तीसरे साल नानी के घर गए तो नानी ने तीनों साल के पैसे आपको इकट्ठे दे दिए, क्योंकि नानी तो अच्छी है, नालायक तो तुम हो, 2 साल तक तुम गए ही नहीं उनके यहाँ पर, ठीक है। तो नानी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके हर साल 2-2 हज़ार रुपये उठाकर रख लिए थे। तो आपको अब की बार विदाई में कितने रुपए मिले, 6000 रुपये। तो सिंपल किसका पार्ट होता है ये, एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपको लॉस हो भी रहा है और आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी बोली कहाँ है आपको बताइए, वो आपको क्या करेगी, जब उसको प्रॉफिट होगा वो सारे मंथ का जितना भी डिविडेंड होगा वो उस मंथ में पे कर देगी। तो इसलिए हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। ये मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अब लास्ट आपको रटना है, यहाँ पर ये रट्टू तो बच्चों के लिए है, मैं इस पर आर बना देता हूँ, कैपिटल आर। आपको क्या करना है, कॉल्स इन एरियर, हालांकि ये चीज तुम्हें पता ही है। ये देखो क्या होती है, ये शो होती है एज डिडक्शन। कॉल्स इन एरियर क्या है, शो होती है एज डिडक्शन इन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बस इतनी बात को ध्यान में रख लो। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपको क्या, शोन एज एडिशन, जोड़नी है इन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है उसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, और माइनस क्या करना है, कॉल्स इन एरियर को माइनस करना है किसमें से, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो ये तो था मेरा बच्चों इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाया आप लोगों के लिए। अब जो तीसरा पार्ट आएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, मतलब जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन करके उसके अंदर हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर के नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।